बिजनेस में डिपार्टमेंट्स चाहिए, कितने फंड्स चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, एक्चुअली कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर मुझे वो सारी चीज़ें पता होती तो शायद मैं सोचती भी नहीं कि मैं 50,000 से स्टार्ट करूँ। बट बिकॉज मुझे नहीं पता था, मुझे लगा अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। इट वॉज अ वेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट आई वॉज गोइंग विथ। तो 1500 फॉलोअर्स थे आई थिंक। मैं इंस्टाग्राम प्राइवेट भी था या मतलब जो भी था उस पर लाइक कुछ मैं पोस्ट वगैरह नहीं करती थी। But currently, I think it's close to 40,000, 45,000 followers, 50,000 followers. Yeah, so it's close to 50,000 followers. Yeah. नहीं, वो तो हाँ. मीम मार्केटिंग ने रॉकेट Yes. कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज जिन एंटरप्रेन्योर के साथ हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं उनका सबसे यूनिक पिच था शार्क टैंक में। इनफैक्ट शार्क्स तो एंटरप्रेन्योर को ही शार्क मान रहे थे। इन्होंने 50,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट में सिनेमन किचन की शुरुआत करी, जो कि 4.5 साल में 12 करोड़ का इन्होंने ब्रांड बना दिया है। तो डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे प्रियशा से कि कैसे उन्होंने इस ब्रांड की शुरुआत करी, क्या उनको इनिशियल दिक्कत हुई, कैसे उन्होंने स्केल अप किया, शार्क टैंक को उन्होंने कैसे क्रैक किया, और अगर आप खुद का बेकरी ब्रांड शुरू करना चाहते हैं वो आप कैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। जल्दी से शुरू कर देते हैं। हाय प्रियशा, वेलकम टू फाउंडर ज्ञान। तो शार्क टैंक में आपने बहुत बढ़िया पिच किया एंड अमन ने आपको डील भी दी। उसके बाद काफी सारे मीम्स भी बन रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉपुलर मीम है, ये आपने क्या देखा है? Wow, jumping right into it, huh? See. बिल्कुल। Okay. Don't intimidate me like that. Oh, I've seen this one. Yeah, I think सबको मतलब बहुत मजे आ रहे हैं, मुझे भी बहुत मजे आ रहे हैं ये सब देख के। जिस तरीके से लोगों ने एडिट करा है, it's quite interesting and funny. मतलब वही है, this shows you the power of the internet and memes की क्या का क्या बना के, you know, but I'm enjoying this really. प्रियशा, सवाल ये है कि आपको वहां से अमन से डील मिली तो क्या पैसे बैंक अकाउंट में आ गए या नहीं? अभी पैसे बैंक अकाउंट में नहीं आए हैं। आफ्टर गेटिंग द डील एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है, जो किसी भी स्टार्टअप का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। तो वी आर इन द मिडिल ऑफ द ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस। और आपने ऑफ कोर्स अमन के साथ डील करी, वहाँ पे आपने दीपिंदर का भी नंबर लिया, तो इन सब से बात हुई, कोई मीटिंग हुई, कुछ हुआ या अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ? नहीं, वी आर इन कॉन्स्टेंटली इन टच विद देम एंड द टीम हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल। दे आर आस्किंग अस कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, आगे के प्लान्स भी हम डिस्कस करने के लिए अभी मीटिंग्स करने वाले हैं। तो आप बोल रहे हो कि फट रहा है अब तो सब कुछ। काइंड ऑफ। तो फट रहा है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस लोगों का ये भी होता है कि एक तो हम ब्रांड दिखा पाते हैं इतने बड़े ऑडियंस के सामने, प्लस उससे सेल्स बूस्ट भी आता है। तो एक्चुअल में आपको फायदा हुआ, और अगर हुआ तो कितना हुआ, जिस दिन स्पेशली जिस दिन एपिसोड टेलीकास्ट हुआ या उसके 1 वीक तक? तो एक्चुअली जिस रात को एयर होता है उस दिन वेबसाइट के स्पाइक्स बहुत होते हैं, वेबसाइट विजिट्स बहुत होते हैं। कन्वर्जन इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब आप एक फिर भी 2x 3x पे तो आ ही जाते हैं, बिकॉज जिस प्लेटफॉर्म पे ब्रांड दिख रहा होता है वो बहुत बड़ा होता है। और उसके बाद धीरे धीरे ओवर द कोर्स ऑफ द वीक वो आपका कन्वर्जन बढ़ता है। तो आप पहले 2x पे जाएंगे, फिर 2.5, फिर 3 एंड सो ऑन। और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, फिर जब वो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं तो फिर वो और बढ़ता है। तो जितनी व्यूअरशिप बढ़ती है, जितना इंटरनेट पे आता है, क्योंकि अब मेजर प्लेटफॉर्म्स तो वही है, तो उसके बाद आपकी सेल इंक्रीज होती है। करंटली हम अभी अराउंड 4x सेल्स पे हैं, 4.5x सेल्स पे, और काफ़ी इंक्रीज हो रहा है उससे भी। तो ये अगर आप नंबर पे बता पाए कि लाइक लास्ट मंथ या उसमें कितना किया था, एंड इस मंथ आप कितने क्लोज पे जा सकते हैं? तो लास्ट मंथ हमारी सेल थी अराउंड 40 lakhs। इस मंथ हम आई थिंक इजीली 1 CR अगर हम फरवरी का मंथ देखेंगे तो हो जाएगी। हाँ जी, मतलब ये तो काफी मेजर स्पाइक है। एंड आई एम अज्यूमिंग इसके बाद आपको और भी डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहे होंगे। yes. तो एक क्वेश्चन ये कि जैसे कि शार्क टैंक एक रियलिटी शो है, एंड जैसे हम देखते हैं कि जो दूसरे रियलिटी शोज हैं, लोगों को लगता है बिग बॉस ये सब, इसमें काफ़ी सारे एडिट्स होते हैं या काफ़ी चेंजेस होते हैं। तो ये कितना रियलिटी है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या था? ओके तो एक्चुअली आपका प्रोसेस जून में स्टार्ट होता है, जहाँ पे पहले आपको एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है। उसके बाद सेकंड होता है, जब आप वो क्रॉस कर लेते हैं तो एक सेकंड डिटेल्ड फॉर्म होता है विद द वीडियो इंटरव्यू। फिर थर्ड राउंड एक और होता है, जहाँ पे वो आपको एक पिच करते हैं, आपके नंबर्स वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद जब आप ये तीनों राउंड क्लियर कर लेते हैं तो आपको वो चौथे राउंड में बुलाते हैं, राइट। और इसमें जब वो चौथे में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो एक 3 दिन का प्रोसेस होता है।
पहले दिन आपको क्रिएटिव ग्रूमिंग करी जाती है, सेकेंड दिन आपका डिस्प्ले आपके साथ किया जाता है और नंबर्स भी करे जाते हैं, आपको बताया जाता है कि आपके फाइनेंसेस, आप उनको बताएंगे कि बेसिकली मैं ये फाइनेंसेस बताने वाली हूँ, वो एक बार टीम गो थ्रू करती है आपके साथ, बिकॉज ऑब्वियसली आप स्टेज पे आने वाले हैं तो एक रन डाउन आपके साथ होता है। बट इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्टिंग, जो आपकी पहली 2 मिनट की पिच होती है वो आप ही खुद लिखते हैं और वो स्क्रिप्टेड होती है, इन द सेंस वो आपको याद करनी होती है और क्रिएटिव टीम आपके साथ आपको हेल्प करती है उसको और क्रिस्प बनाने के लिए मीडिया के लिए, जस्ट इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉन्टेंट, है ना। और जैसे ही आप वो कर लेते हैं, उसके सिवाय जो बाकी अंदर होता है वो उसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। शार्क्स पहली बार ही आपके प्रोडक्ट ट्राई कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कौन आने वाला है, उनसे ड्यूरिंग द शो पहले मिलना भी मना होता है ड्यूरिंग द शूट। तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ इट इज स्क्रिप्टेड, आई थिंक इट्स अ वेरी ऑथेंटिक शो। एंड हमको जैसे कि आई थिंक 15 मिनट का दिखाता है ओवरऑल, ये आपका प्रोसेस कितने टाइम का होता होगा? यूजुअली अ पिच गोज ऑन फॉर 1.5 to 2 hours एंड उसके बीच में से वो एडिट्स करते हैं। इंटरेस्टिंग। और एक और ये था कि आपने काफ़ी कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया, तो इस मोड पे आप कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है, तो वो भी एक प्रेशर रहता है। एंड फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर या जो फर्स्ट टाइम पिच कर रहा होता है स्पेशली, वो डर जाते हैं। तो आपका माइंडसेट कैसे रहा इस टाइम See, में? to be very honest, मैंने उस टाइम पे खाना खाया था एंड मुझे मीठा खाने का मन कर रहा था, तो डिस्प्ले में फज रखा था, मैंने वो एक उठा के खा लिया, अलाउड नहीं था वो, मतलब डिस्प्ले जाना था वो, पर मैंने एक उठा के खाया। और फिर जब मैं खा रही थी मैंने कहा प्रोडक्ट तो अच्छा बनाती हूँ मैं, यू नो। देन व्हेन आई वॉक थ्रू आफ्टर ईटिंग दैट फज, आई वाज लाइक आई एम गोइंग टू पिच समथिंग दैट आई रियली बिलीव इन, which I have worked in for 4 years. So it's just about putting that out, you know, and there was no need for any kind of nervousness. ऑल्सो एक ये भी था कि काफ़ी नेगोशिएशन हो रही थी, एंड ऑल्सो आप जैसे कि 30 करोड़ का वैल्यूएशन चाह रहे थे, फाइनल डील 12 करोड़ पे हुई। तो एक पहला सवाल ये कि वैल्यूएशन आपने कैसे डिसाइड करी, या सोनी की टीम ने भी हेल्प करी, किस बेसिस पे हुआ? एंड फिर आपको क्या लगा कि कम वैल्यूएशन में मिल रहा है या आपको और बेनिफिट्स मिले, इसकी वजह से आपने एक्सेप्ट किया? तो अपनी वैल्यूएशन आप खुद डिसाइड करते हो, सोनी टीम का उसमें कोई रोल नहीं होता, आप बस उनको इन्फॉर्म कर देते हो कि ये वैल्यूएशन मैंने अपने ब्रांड के लिए डिसाइड करी है। मेरा जो मल्टीप्लायर था वो एक 5x मल्टीप्लायर था, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी अ वेरी फेयर मल्टीप्लायर, विच इज़ कि अगर हमारा 6 करोड़ का प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है तो हमने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया और एक 30 करोड़ का हमने वैल्यूएशन किया, उस हिसाब से 2% मैंने मांगे, राइट, फॉर 60 lakhs। बट when I went into the tank, and also जैसे अमन है, he is very good with D2C, Vinita is very good with D2C, I really wanted to also have Dipinder on board, but I understood that he couldn't invest क्योंकि conflict of interest था। मुझे लगता है दीपिंदर आधे पिच में ऐसे ही आउट हो जाते हैं, उनको वो सोनी वालों को बोलना पड़ेगा कि भाई फूड और ये D2C स्पेशली में तो उनको बैठने का फायदा ही नहीं रहता। करेक्ट, बट आई थिंक गाइडेंस, एक उनका ब्रांड जानना एंड एक एक्सपोजर का बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज जितना मैंने देखा, एटलीस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस था और हमारे सारे कोहॉर्ट का जो एक्सपीरियंस था, ही इज़ वेरी टू द पॉइंट, ही इज़ वेरी शार्प, ही हैज़ नॉलेज ऑफ द कैटेगरी। तो चाहे वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर पाए, वो बाकी शार्क्स को बहुत बता पाते हैं कि ये कैटेगरी ऐसे चल रही है तो आप उसमें ऐसे इन्वेस्ट करो, इसकी ये वैल्यूएशन होनी चाहिए, बिकॉज ही इज इन द बिजनेस, यू नो। सो आई think there is a massive value add with him being there, even if he can't invest himself. तो अभी आप और फंड्स रेज कर रहे हैं, या अभी क्योंकि अभी आपका स्केल काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं अज्यूमिंग शार्क टैंक के बाद, तो आप और फंड्स रेज कर रहे हैं, या अभी जो फंड्स आएगा उसी में ही आप स्केल करने की कोशिश करेंगे? अभी मैं फंड्स रेज नहीं करने का सोच रही हूँ, बिकॉज अभी मेरा जो फोकस है वो एक ब्रांड को नर्चर करने का फोकस है। जैसे काफ़ी शार्क टैंक पे भी हमें फीडबैक मिला, और एक चीज़ हमारे भी पहले से ही दिमाग में थी कि हमारे प्रोडक्ट्स में जैसे कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, एडिटिव्स नहीं है, तो शेल्फ लाइफ 45 डेज है, तो अगर मैं सिर्फ उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा दूंगी तो उसमें उतना कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम राइट नाउ फोकसिंग ऑन वर्किंग ऑन माई प्रोडक्ट्स। हम नेचुरल तरीके से पैकेजिंग एंड मॉइस्चर लेवल्स कम करके शेल्फ लाइफ बढ़ा रहे हैं प्रोडक्ट्स की, ताकि उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम रेडी कर सकें। जैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी हो जाएंगे, उसके बाद मैं फंड्स रेज करूंगी और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और मास मार्केट जाने के लिए। बट अभी आई थिंक द ब्रांड रिक्वायर्स नर्चरिंग, और इस केस में अगर मैं और फंडिंग सिर्फ फंडिंग के चक्कर में उठा लूंगी तो मैं जस्टिस नहीं करूंगी अपने ब्रांड को। ओके। एंड अभी बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो शार्क टैंक में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसे टिप्स या एडवाइस देंगे जो
होपफुली उनको भी हेल्प करेगा। हाँ So see, I did it in the most authentic way possible. एक सिंपल फॉर्म होता है, अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस के बारे में सबसे बेस्ट तरीके से तो पता ही होगा। आप ऑथेंटिकली अपने बिजनेस को प्रेजेंट करो, आप क्या कर रहे हो, इज देयर इज ट्रूथ इन इट, इफ इट्स अ गुड स्टोरी, इफ यू नो इट स्टेम्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पैशन, those things are important. Camera presence में भी आप थोड़ी पॉलिश कर सकते हो, because ultimately it's going to be on camera. तो आप मिरर के सामने बोल के देख सकते हो अपनी पिच, और ये सब रिफाइन कर सकते हो, एंड जस्ट रिफाइन एंड बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग। बाकी आई थिंक ऐसे कोई टिप्स नहीं है पर से, बिकॉज इट्स अ वेरी इट्स कम्प्लीटली देयर कॉल एज टू व्हाट दे वांट टू डू। आई थिंक आपके में जो ऑफ कोर्स प्रोडक्ट और स्टार्टअप तो बहुत बढ़िया ही था, बट आप ऑथेंटिक काफ़ी थे एंड वो लोगों को काफ़ी पसंद आया, प्लस बिजनेस ग्रोइंग था तो इसीलिए शायद पर आप ऑथेंटिक, भाई मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप ऑथेंटिसिटी क्रिएट नहीं, फेक नहीं कर सकते। Correct. अगर ऑथेंटिसिटी है तो हाँ। वो दिखेगी, बट अगर आपकी जो भी यूएसपी है, चाहे आपकी यूएसपी ऑथेंटिसिटी है, चाहे आपकी यूएसपी प्रोडक्ट है, चाहे आपकी यूएसपी स्टोरी है, ठीक है, या आपकी यूएसपी नंबर्स है, ग्रोथ स्टोरी है, correct. आप उस पर डबल डाउन करो, आप उसके बारे में बात करो, दैट इज व्हाट विल वर्क। ओके, तो अब हम थोड़ा आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे आपने एक एजेंसी में काम करते थे, आई एम श्योर वो जॉब भी बढ़िया होगी, स्टेबल जॉब है, अच्छी सैलरी है, अच्छा करियर है, तो वहाँ पे आपने कैसे डिसाइड किया कि इतना रिस्क लेके, जैसे आपने बोला कि कम इन्वेस्टमेंट में आपने बिजनेस शुरू किया, तो इतना रिस्क लेके ऐसे बिजनेस शुरू करूँगी, वो थॉट प्रोसेस आया कैसे, एंड वो कन्विक्शन कैसे बिल्ड करी कि अब मैं ट्राई करती हूँ? क्योंकि बहुत जो हमारी ऑडियंस है, बहुत लोगों को अपना स्टार्टअप शुरू करना है या अपना बिजनेस बिल्ड करना है, बट वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते हैं, तो वो आपने कैसे माइंडसेट बिल्ड किया? See, I was obviously scared. मतलब that I will not say I was not scared and I knew what to figure. But कहीं ना that ignorance of I didn't know what lied ahead of me really worked for me. Because मैं अपने ब्रांड में काफ़ी बिलीव करती थी, जो मैं कर रही थी it was not a product of कि मुझे एक आइडिया आया और मैंने स्टार्ट करा, it was my life journey. तो अगर मैं अपनी लाइफ जर्नी में ही ऑब्वियसली बिलीव कर रही हूँ और उससे ही मैं एक्सपैंड कर रही हूँ, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ बिलीफ इन व्हाट आई वाज डूइंग, एंड देयर वाज अ लिटिल बिट इग्नोरेंस आल्सो ऑफ व्हाट आई डिडंट नो, कि बिजनेस में डिपार्टमेंट्स चाहिए, कितने फंड्स चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, एक्चुअली कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर मुझे वो सारी चीज़ें पता होती तो शायद मैं सोचती भी नहीं कि मैं 50,000 से स्टार्ट करूँ, बट बिकॉज मुझे नहीं पता था, मुझे लगा अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। इट वॉज अ वेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट आई वॉज गोइंग विथ, एंड मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये चीज़ मुझे रोक रही है, मैंने ये देखा कि अच्छा ये चैलेंज है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस अप्रोच से मैंने काम किया। बट कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ जब मैं स्विच करने का सोच रही थी तो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने ये सोचा कि मैं जॉब कर रही हूँ, अगर मेरा ये 1 साल के बाद नहीं भी चलता है, राइट, तो भी मेरा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि मैं दोबारा ये जॉब कर सकती हूँ, राइट, दैट इज माई वर्स्ट केस सिनेरियो। So I am currently living my worst case scenario, right? Yes. So why not give it a try? तो वहाँ पे आपने डिसाइड किया कि आप एक बेकरी यूनिट भी होगा एंड फ्रेश आइटम्स का भी यूनिट होगा, एंड जैसा हम देखते हैं कि ये बेकरी है, ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है, तो आपने क्या डिसाइड कैसे किया कि मैं ये नीश कैसे सिलेक्ट करूँगी? क्या ये, क्योंकि आपने से बताया कि आपको PCOS है, तो आपके डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस है, उसी पे बेसिस पे किया, या आपने कुछ मार्केट स्टडी किया, टैम देखा, क्या मार्केट अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद आपने वो किया? सो द फिलॉसफी वॉज कि मैं जैसा खा रही हूँ, मैं जैसा लाइफस्टाइल जी रही हूँ, मैं उसे प्रमोट करूँ। तो इंस्टाग्राम पेज की शुरुआत भी इसी चीज़ से हुई थी, बेचने के या फिर बिजनेस बनाने के पर्सपेक्टिव से नहीं हुई थी, इससे हुई थी कि मैं अपनी रेसिपीज पोस्ट कर रही हूँ, बिकॉज इट्स द लाइफस्टाइल दैट आई एम लिविंग एंड इट इज़ हेल्पिंग मी, है ना। उसके बाद जब मैंने सोचा कि इसे एक बिजनेस बनाया जाए, तो एक वो नेचुरल सा एक्सटेंशन लगा मुझे कि मैं बस वही चीज़ें डाल रही हूँ बेचने के लिए जो मैं खुद खा रही हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, बहुत इनिशियली की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था कि मुझे ये करना है या मुझे वो करना है। हैविंग सेड दैट, मैंने काफ़ी डायरेक्शंस सोची उसके बाद, जब मैंने दिल्ली में आके ये एज अ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा। तो पहले मैंने सोचा कि इसे एक नट बटर्स और स्मूदीज़ का ब्रांड बनाएंगे, राइट। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई कि मैंने देखा कि नट बटर्स जो होते हैं वो किसी के भी शेल्फ में 2 महीने तक पड़े रहते हैं। अब 2 महीने अगर किसी ने मुझसे एफर्ट करके एक नट बटर मंगवाया है, राइट, उसको डिलीवरी चार्ज भी लगी है एज अ स्मॉल ब्रांड, और उसको इतना सा एक नट बटर मिला है, अब 2 महीने अगर उसकी शेल्फ पे ये पड़ा रहेगा
तो उसके बाद जब वो सुपरमार्केट जाएगा तो वो कोई और ब्रांड उठा लेगा, वो क्या 2 महीने बाद एफर्ट करेगा कि फिर से मुझसे वो डिलीवरी चार्ज देके मंगाए, क्योंकि नहीं, इट्स अ ग्रोसरी आइटम, Correct. है ना। तो वो मुझे लगा कि मेरा रिपीट रेट बहुत कम हो रहा था, कस्टमर्स भी उस टाइम बहुत कम थे, तो कम कस्टमर भी कम है, रिपीट रेट भी कम है, तो कैसे चलेगा। फिर मैंने स्मूदीज स्टार्ट करी। स्मूदीज में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि स्मूदीज ट्रांजिट के लिए इतनी फ्रेंडली नहीं होती हैं, उसमें फ्रूट्स वगैरह हैं, अगर मैं नोएडा से गुड़गांव धूप में भेज रही हूँ तो वो खराब हो जाती हैं, राइट। एंड कोल्ड चेन कोल्ड चेन आई थिंक इज बहुत बहुत एक्सपेंसिव है, वर्थ इट नहीं है फॉर अ स्मॉल ब्रांड। कोई भी nobody will be ready to pay 1,000 rupees for a smoothie, and Correct. हमारा शुरू से पर्सपेक्टिव और आज तक पर्सपेक्टिव यही रहा है कि हम इंग्रेडिएंट्स में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो अब मैं ये नहीं करूंगी कि मैं कम क्वालिटी की चीजें डाल दूं ताकि वो सस्ता हो जाए और वो मेरे लिए बिकने के लायक हो जाए, कभी हम ये नहीं करते हैं एज अ ब्रांड फिलोसफी, है ना। तो अलग अलग चीजें हमने ट्राई करी। फिर मैंने बीच में आइसक्रीम सोचा, बट देन सेम जो जैसे आपने बोला कोल्ड चेन की प्रॉब्लम थी, आई डिडंट थिंक इट विल वर्क आउट फॉर मी। फिर बिकॉज पीपल वर ऑलरेडी ऑन माई इंस्टाग्राम एट दिस पॉइंट, क्योंकि मैं वो कम्युनिटी लेड चीज़ें डाल रही थी, दे स्टार्टेड रिक्वेस्टिंग मी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो उनको अपने डेली बेसिस पे खाने के लिए चाहिए थी। और मैंने वो फीडबैक देखा, समझा, सुना, उनकी बातें सुनी, फिर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियलाइज्ड इज कि लोगों के पास खाने के लिए बहुत कुछ है, बट डेली ग्रोसरी स्वैप करने के लिए इतने सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है। और मैं आज से 3-4 साल की पहले की बात कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर हम एक ग्रोसरी ब्रांड बनाएं जहाँ पे आपके पास कुकीज़, चिप्स, बिस्किट सब कुछ है, पर आपका बहुत हेल्दी वर्जन है, ताकि आप अपनी पूरी स्नैकिंग की नीड्स कंप्लीटली सॉर्ट कर सके उससे, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोगों के साथ डायरेक्ट रिलेट भी कर पाएगा। तो उससे हमारे प्रोडक्ट्स एक लाइन स्टार्ट हुए। उसके बाद लोगों ने बोला मेरा बर्थडे है, अब मैं नॉर्मल में तो आपकी कुकी और ये खा सकता हूँ, बट मैं केक कहीं से भी नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे है ही नहीं। तो फिर हमने फ्रेश बेकरी सेगमेंट भी उसी के लिए स्टार्ट करा। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर जस्ट कीपिंग इन माइंड द कंज्यूमर फीडबैक, एंड इवन हमने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट भी इसी तरीके से किया है ओवर टाइम। आई थिंक एक जो चीज़ आपके बारे में बहुत बढ़िया है कि आपने ऐसे बोला कि आप इंस्टाग्राम में एनीवेज ऑर्गेनिकली पोस्ट कर रहे थे, Correct. एंड वहाँ से जो फीडबैक है वो आप फीडबैक ले भी रहे थे और उसको अप्लाई भी कर रहे थे। Yeah. तो बहुत बार जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उनके मन में होता है कि यार मुझे ये करना है, तो वो इतना फीडबैक सुनते नहीं, वो अपना ही Yeah. करते रहते हैं, जबकि मार्केट हमेशा आपको इंडिकेशन दे रही It होती always tells you है ना what to कि do. ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, बट आप कंटिन्यूसली ले भी रहे थे वो फीडबैक एंड उसको फिर अप्लाई कर रहे थे, एंड दैट इज वाई आप स्लोली ग्रो करने लगे, एंड फिर कस्टमर स्टार्टेड, एंड उसी से आई थिंक रिपीट कस्टमर्स आते हैं। राइट, आई थिंक रिपीट कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट की वजह से हैं। जैसे मैंने शार्क टैंक में भी बोला था कि हमारी यूएसपी हमारी रेसिपीज़ हैं। मोस्टली प्रॉब्लम वीगन ग्लूटेन फ्री खाने के साथ और हेल्दी खाने के साथ ये होती है कि एक उसके साथ परसेप्शन अटैच्ड है कि वो टेस्टी नहीं होगा। करेक्ट। और एक पनिशमेंट के तौर पे आप उसे खा रहे हैं, बट अगर आपको एक्चुअली टेस्टी कुछ खाना है तो आपको जंक ही खाना पड़ेगा, राइट। वो परसेप्शन हमने चेंज करने की कोशिश करी है सिनेमन किचन के साथ। हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि कोई जो एक बहुत ही अनहेल्दी जगह से भी खाता हो उसे भी इंजॉय कर सके। और ये हमारी फॉर्मुलेशन है जो ओवर टाइम, क्योंकि मैं अपने लिए इतने सालों से बना रही थी, फिर हमारे साथ और शेफ्स जुड़े, फिर हमने रेसिपी साथ में क्यूरेट करी। इनिशियल 10-15 प्रोडक्ट्स मेरे थ्रू ही क्यूरेटेड है। अपन नाउ लास्ट ईयर से हमारे पास जब शेफ्स वगैरह आए हैं तो हम साथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट हमारा डिफरेंशिएटर हमारा ये रहा है कि इसे पनिशमेंट के तौर पे नहीं दिखाना, इसे एक प्रेफर्ड चॉइस के तौर पे दिखाना। इंटरेस्टिंग। तो ये आपने आई थिंक 4.5 ईयर्स पहले शुरू किया था, 50,000 के इन्वेस्टमेंट में, ऐसा आपने बताया, एंड आई थिंक माइक्रोवेव अवन और 2-3 चीज़ों से शुरू किया था। तो आजकल बहुत लोगों को ऐसे बेकरी या इस टाइप के बिजनेस में इंटरेस्ट है। तो क्या क्या इनिशियल चीज़ें चाहिए होती है टू स्टार्ट दिस ऑपरेशंस, एंड लोग क्या क्या इनिशियल में गलतियाँ करते हैं, क्योंकि आपने तो इतनी चीज़ें ट्राई भी करी है तो आपको भी आइडिया देखिए, होगा। आपको इक्विपमेंट तो चाहिए होगा सारा, आपको एक बेसिक लोगो और थोड़ी सी ब्रांडिंग चाहिए होगी जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह लिखे हों। आप उसको स्टिकर्स में भी कर सकते हैं, आपको कस्टम बॉक्सेस वगैरह बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक इंस्टाग्राम पेज, थोड़ी मार्केटिंग की नॉलेज वगैरह चाहिए कि आप इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। बाकी तो आई थिंक वो ऑर्गेनिकली होता रहता है। थोड़ी आप फार्मर्स मार्केट्स में जाइए, प्रोडक्ट का फर्स्ट हैंड फीडबैक लीजिए लोगों से, और धीरे धीरे उससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं बिजनेस। तो इक्विपमेंट्स में क्या क्या चाहिए होगा, अवन और उसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है? डिपेंड्स कि आप क्या बना रहे हैं। अगर आप केक स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक स्टैंड मिक्सर, एक अवन चाहिए होगा,
और केक टिन्स, बेकिंग ट्रेज, मोल्ड्स, ये सब सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अगर आप एक कुकी फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शायद शीटर की भी ज़रूरत हो, और अलग तरीके की डो मिक्सर्स की ज़रूरत हो, कुकी कटर्स की ज़रूरत हो। इट रियली डिपेंड्स ऑन आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ब्रेड्स कर रहे हैं तो आपको प्रूफर्स की ज़रूरत होगी। तो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस स्केल पे क्या करना चाहते हैं। आप अगर छोटा स्टार्ट करके एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं और उसी में डिफरेंट वैरायटीज़ देना चाहते हैं, जैसे काफ़ी ब्रांड्स हैं वो सिर्फ कुकीज़ कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए बहुत लीनियरिटी हो जाती है प्रोडक्शन में, कि मुझे पता है कि मुझे कुकीज़ के लिए बड़ी बड़ी रैक्स चाहिए, सारी कुकीज़ सेम, बेस मेरा सेम रहेगा, और मुझे एक बड़ा डो मिक्सर चाहिए और मेरे उतने इक्विपमेंट में हो जाएगा। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास क्या बजट है और आप उस रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ आपने ये भी बोली कि जो जैसे फर्स्ट 15 जो फॉर्मुलेशंस आपने खुद से किए, तो ये क्या आपने खुद से बेकिंग सीखी, मतलब ऑनलाइन सीखा या कैसे, या आपका पहले कुछ तो बैकग्राउंड था? मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। आई एम अ सेल्फ टॉट पेस्ट्री शेफ, और अच्छा। ये काफ़ी इस तरीके की चीज़ें कोई सिखा भी नहीं, मतलब कोई है नहीं, अब है थोड़े वीगन स्कूल्स वगैरह खुल गए हैं, बट उस टाइम पे कुछ भी ऐसा नहीं था। एंड हमारी जो सारी वीगन ग्लूटेन फ्री बेकिंग की नॉलेज है, ये सारी वेस्ट से आती है, जहाँ पे आपको ओट फ्लावर या कीनुआ फ्लावर या ग्लूटेन फ्री होल रिफाइंड फ्लावर बताया जाता है यूज़ करने के लिए। जबकि हमारे इंडिया में इतने सारे मिलेट्स हैं जो नेचुरली ग्लूटेन फ्री हैं, दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम एंड लॉट ऑफ विटामिन्स, जो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज वेस्ट में नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों की, और हमने कभी एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं है इन चीज़ों में। तो माई एक्सपर्टीज रियली लाइज इन working with millets and creating products that are not just, ये सिर्फ कैटेगरी नहीं है कि vegan, gluten free और refined sugar free हो, is actually good for you. The fact that it's vegan, gluten free and refined sugar free is a added benefit. तो बेसिकली आपने थोड़ा बहुत इंटरनेट और उन सब से सीखा, बट मेन जो आपने किया खुद से एक्सपेरिमेंट्स किए एंड वहाँ से लर्निंग्स ली। राइट। एक आपने ये भी बोला कि जब आपने प्रोडक्ट बनाया कि आप फार्मर्स मार्केट या ये सब में ट्राई कर सकते हो, तो ये यहाँ पे मतलब दिल्ली एनसीआर या मेट्रो सिटीज में भी लगता है, कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज हाँ मिलती जी, है? जैसे there's an earth collective in Sundar Nursery, there is markets in Bikaner House, DLF में there's handpicked by PC, there's a lot of markets that keep happening. आप उनमें जा सकते हैं, और उनमें जाने का बेनिफिट मुझे जो ये हुआ मोर देन सेल्स, इसकी जब आपके कंज्यूमर आपके सामने हैं, आप उन्हें अप्रोच करते हो, आप उन्हें प्रोडक्ट ट्राई कराते हो, आपको एक रियल टाइम एक्सप्रेशन और फीडबैक मिलता है उसका, चाहे वो पैकेजिंग पे हो, चाहे वो प्रोडक्ट पे हो, चाहे वो क्वांटिटी पे हो। किसी ने इतना छोटा सा फीडबैक जो आपको कभी ऑनलाइन मिल ही नहीं सकता है, इस कि आपका रैपर किसी कस्टमर ने खोला और एक बाइट खाई, अब उसने क्या किया कि वो पैक करके रख दिया क्योंकि उसको लग रहा है कि आपकी शायद कुकी बहुत बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप छोटी कुकी लॉन्च करो, आपके लिए भी बेनिफिट है कि आप छोटा SKU लॉन्च करो, और कंज्यूमर भी एक बार में खा पाएगा, क्योंकि जब वो शायद दूसरी बार उसको खोल के खाए, जब उसकी बड़ी कुकी है, तो उसको शायद वो इतनी सेम टेक्सचर और वो ना मिले जो एक पैक्ड कुकी में मिलेगा, और उसको इतने साथ कैरी करना पड़ेगा। तो ये सारे काफ़ी इंसाइट्स हैं। जैसे कि हमने एक बार लॉन्च करी थी, अब मैंने देखा, ये नोटिस किया कि कंज्यूमर आधी ही खा रहा है एक बार में, फिर आपको रैप करके रख रहा है, फ्रिज में रख रहा है, कहीं रख रहा है, और वो खा रहा है। तो फिर हमने क्या किया, हमने स्क्वायर्स लॉन्च करे, क्योंकि हमने रियलाइज किया इतना ही कंजम्पशन है जब, तो उतना ही पैकेट बनाया जाए कंज्यूमर के लिए। अब इस तरीके के इंसाइट्स, ऑब्वियसली देयर आर अ बंच ऑफ इंसाइट्स ऑन टेस्ट, लुक एंड फील, ओपनिंग द पैक कि उसकी कैसी फील आ रही है कंज्यूमर को, जो आपको इन पर्सन ही मिल सकती है। तो आई थिंक दीज फार्मर्स मार्केट्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट। एंड आपने ये आपकी जैसे ब्रांडिंग, नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ब्रांडिंग भी बढ़िया है, तो ये सब क्योंकि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसकी वजह से हुआ, या इसको कैसे क्रैक किया? क्योंकि बहुत लोग ये होते हैं कि वो प्रोडक्ट्स अच्छे बना लेते हैं बट वो ब्रांडिंग पोजिशनिंग वो सही से नहीं कर पाते हैं। सो सी, ब्रांडिंग का तो एक्चुअली में काफ़ी फीडबैक मिला है, और हमने जो री ब्रांड करा था जब, तो वो 3 साल पहले करा था, जब एक्चुअली काफ़ी होममेड ब्रांड था, तो इसीलिए इट सेज ऑल्सो होममेड एंड आर्टिसनल, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट होममेड एनी मोर, एंड द ब्रांड नीड्स, it's staying true to its values, but it's not homemade anymore. So the branding needs a revamp, as it does in any product cycle of any brand. बट हाँ, ऑफ कोर्स मेरा ब्रांडिंग का जो बैकग्राउंड था एडवर्टाइजिंग का, उससे मुझे एक सिनर्जी समझने में, कंज्यूमर साइकोलॉजी समझने में काफ़ी हेल्प हुई। एंड यू नो थिंग्स लाइक कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स क्या कर पाएंगे, कैसे फीडबैक देना है, बिकॉज हम अपने डेली बेसिस पे ही करते थे। बट इट इज़ ऑल्सो दैट आई हैव ऑलवेज बिन क्रिएटिव। आई लव आर्ट, आई लव ड्राइंग, आई लव स्केचिंग,
I love clay art. It's things that are canvas painting. These are things I do as a passion for myself also. So I think वो एक थोड़ा तो आइडिया है क्रिएटिविटी का था ही, और फिर जब पता था कि प्रोडक्ट में भी क्या चाहिए और क्या वाइब चाहिए, तो इट वाज जस्ट अबाउट मैरिंग द टू. एंड प्राइसिंग आपने कैसे फिगर आउट किया? क्या ये होता है कि इतना हमारा कॉस्ट है तो इतने परसेंटेज प्रॉफिट में बेचना होता है, किस बेसिस पे? So I think pricing was one of the things that I got really right from the beginning, and I would say that was the cornerstone of why the brand grew, because I teach also, and I have taught more than 1500 students, and I've taught them business. और जब भी हम pricing के concept पे बात करते हैं तो मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोगों के, स्पेशली पेस्ट्री शेफ्स जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनका ये क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट कि कैसे प्राइसिंग करनी चाहिए. बिकॉज वो क्या सोचते हैं, मैं एक होम किचन चला रही हूँ, अब मैं अगर इसे प्राइस कर रही हूँ एट अ सर्टेन मार्कअप, तो इतना तो मेरे को बच ही रहा है क्योंकि मेरा कोई कॉस्ट नहीं है. वो आगे का नहीं सोचते हैं कि अगर आप आगे जाएंगे तो आपकी एक रेंटल कॉस्ट भी होगी, आपकी स्टाफ कॉस्ट भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी कमर्शियल कॉस्ट होगी, तो उस हिसाब से फिर आप प्राइसिंग बढ़ाएंगे तो कस्टमर सेगमेंट अलग हो जाएगा. बट ये अंडरस्टैंडिंग ना इतनी कॉमन नहीं है जो मैंने रियलाइज करा. तो आई थिंक प्राइसिंग वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई गॉट राइट. आई डिड डू रिसर्च अबाउट इट, आई रेड अबाउट इट, आई स्पोक टू पीपल अबाउट इट, एंड वो परसेंटेज, वो चीज़ मेरी काफ़ी सही थी. तो बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन हमेशा से सही थे, तो उससे ग्रोथ में काफ़ी हेल्प हुई. क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप हमेशा से प्रॉफिटेबल रहे हैं, एंड बहुत ब्रांड्स मार्केटिंग जब बहुत ज़्यादा करते हैं तब वो नेगेटिव चले आते हैं, बट आपने बोला कि मैं कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बाद भी हम प्रॉफिटेबल रह रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपने ये सब बिल्कुल स्टार्टिंग में कंसिडर करके ही किया था. यस, आई मीन आई डिड रीड अप अबाउट इट. देयर इज इंटरनेट, देयर इज अ होस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन. आप पढ़ना चाहें, सीखना चाहें तो सब कुछ सीख सकते हैं. तो प्रियशा, ऐसा आपने बोला कि आपने इंस्टाग्राम के थ्रू ये ब्रांड शुरू किया, बट शार्क टैंक आने के बाद आपकी सोशल मीडिया ग्रोथ कैसे हुई है? तो जब शार्क टैंक से पहले सिनेमन किचन के अकाउंट में 40,000 फॉलोअर्स थे और अब 55,000 है. बट एक्चुअली मेजर ग्रोथ, द फनी थिंग इज ऑन माय पर्सनल अकाउंट. ओके. तो 1500 फॉलोअर्स थे. आई थिंक मैं इंस्टाग्राम प्राइवेट भी था, या मतलब जो भी था उस पर लाइक कुछ मैं पोस्ट वगैरह नहीं करती थी. बट करेंटली आई थिंक इट्स क्लोज टू 40,000 45,000 फॉलोअर्स, 50,000 followers, yeah, so it's close to 50,000 followers, yeah. नहीं, वो तो मीम मार्केटिंग ने रॉकेट कर दिया. बट आई थिंक वही फायदा है कि आप जैसे आपने बोला कि आप टीवी एक्सपोजर उस सब के लिए गए थे, बट साथ में मीम मार्केटिंग ये सारी चीजें भी ऑर्गेनिकली हुआ है. See, I didn't go for एक्सपोजर. अगर मुझे मीडिया एक्सपोजर के लिए जाना होता तो मैं पिछले साल भी जा सकती थी. बट मैं गई फंडिंग के लिए थी, बट ऑब्वियसली मैंने सोचा कि अगर वो नहीं भी मिलती है तो मीडिया एक्सपोजर भी मिल जाएगा एटलीस्ट. एंड साथ में मीम मार्केटिंग फ्री मीम मार्केटिंग फ्री. एंड जैसे आपने बोला कि आपके कंपनी अकाउंट में सिनेमन किचन में ऑलरेडी काफी फॉलोअर्स थे. कुछ सेलिब्रिटीज जैसे कि आई थिंक अर्जुन कपूर, मलाइका, कृति सेनन, ये सब फॉलो करते थे. तो इन्होंने फिर कैसे आपको डिस्कवर किया था, या ये कैसे बन गया आपके? तो ये मुंबई में मैं जब फार्मर्स मार्केट्स वगैरह करती थी, आई थिंक तब से मलाइका अरोरा स्टार्टेड फॉलोइंग मी, एंड उन्होंने प्रोडक्ट्स ट्राई करे, उन्हें काफ़ी अच्छे लगे, एंड तब से शी इज़ जस्ट बिन ऑर्गेनिकली अ कस्टमर. शी इज स्टिल अ कस्टमर, यू नो, वी सेंड स्टफ टू हर वेरी ऑफन. एंड हमारा एक ग्लूटेन फ्री आटा है जो उनके किचन में आई थिंक स्टेपल है. And then she started posting about it. Then I think Arjun ordered on Scootsie one of these days. एक delivery app होता था, Swiggy ने उसे acquire कर लिया, बॉम्बे बेस्ड. तो उन्होंने तब ऑर्डर करा, तो उन्होंने खुद से ही पोस्ट करा कि मुझे तो इस ब्रांड के बारे में पता नहीं था, बट मैंने इस ब्रांड से ट्राई किया. हमारा गाजर का हलवा उन्होंने विंटर्स में खाया था और बेस्ट कुकीज़, तो उनको वो बहुत अच्छी लगी. फिर उससे आगे आगे लोग ऑर्डर करते गए, ऑर्गेनिकली पोस्ट करते गए क्योंकि उन्हें अच्छा लगा. एंड देन अदर सेलिब्रिटीज ऑल्सो एक दूसरे को जैसे रेकमेंड किया वर्ड ऑफ माउथ से, एंड अदर सेलिब्रिटीज ऑल्सो स्टार्टेड फॉलोइंग अस. बेसिकली प्रोडक्ट इतना बढ़िया था कि लोग ऑर्गेनिकली आपको रीच आउट किए. एंड अब आपको कैसे लग रहा है कि आप खुद एक सेलिब्रिटी बन गए हैं? आपने ऐसे बोला फॉलोअर्स तो गेन हो रही हैं, आई एम श्योर आपको रास्ते में आप कहीं जाते होंगे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. आपके फ्रेंड्स या फैमिली का क्या रिएक्शन है? See, I don't think I'm a celebrity. I'm a business owner, I'm an entrepreneur, and I'm doing what I love doing every day. It also hasn't settled in what all is happening because it's very new. So मुझे अभी तो इतना दिखता है कि मैं रोज उठती हूँ और मुझे लगता है ऐसे 1000 फॉलोअर्स, 1500 फॉलोअर्स. I don't know what is happening on that. But I think for me right now the main message is
to that I have put my head down and worked always, and I have worked very diligently. So it is the time to again put my head down and work, and that's what I'm focused on. ऑल्सो इंडिया में आप जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप ये सब तो काफ़ी ग्रो कर रहा है, बट स्टिल इस फील्ड में फीमेल एंटरप्रेन्योर्स कम है. तो एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, बट आप जो फीमेल्स को ऐसे कुछ एडवाइस या कुछ देंगे सो दैट वो भी इस फील्ड में और ग्रो कर पाए? ये मुझे लगता है कि फीमेल्स को ज़्यादा एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती है लाइफ में. उनको बढ़िया पता होता होता है, है. उन्हें पता होता है. मुझे लगता है कि कहाँ प्रॉब्लम आती है इज़ अपॉर्चुनिटी. और ये जो टर्म लेबल है पर्सनली फॉर मी, नो ऑफेंस टू यू, इज़ दैट ये मुझे फीमेल एंटरप्रेन्योर टर्म से थोड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज an entrepreneur is an entrepreneur. You don't say male entrepreneur, so you shouldn't say female entrepreneur. For me personally, growing up, मुझे same opportunities मिली हैं, in fact थोड़ी ज़्यादा than my brother. I'm raised in a very similar, same environment, and I think it's just a product of that. And I feel like people should also recognize this generally, that women are capable of the exact same things that men are. I wouldn't say more or less. I mean, that I'm not getting into that discussion. But yeah, definitely the same thing. So it's just about getting opportunities and feeling like they can do things, you know. And once that is there, everybody has their own journey. And I also think not everybody has to do entrepreneurship. मतलब सबके लिए नहीं है. अगर आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पे आपको जॉब पसंद है, आपको एक स्टेबिलिटी पसंद है, और आपको इतनी रिस्क टेकिंग से एंग्जाइटी होती है, आप मल्टीटास्क नहीं कर पाते, वो आपकी पर्सनालिटी में नहीं है, तो आपके लिए जॉब अच्छी है. आप जॉब कीजिए, आप जॉब में अच्छा कीजिए. यू नो, इट्स नॉट लाइक अगर एक मतलब कोई कूद रहा है कहीं तो आप 10 लोग उसके पीछे कूदे. आपको अपना स्किल सेट देखना है, आपको देखना है आपका पैशन क्या, आप क्या करना क्या चाहते हैं, और अपनी लाइफ आप किस तरीके से बेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ से आप देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है. एंड अब आपके फिर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स एक्सपेंशन के ही हैं. तो लाइक आई सेड, हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं. तो अब आइडिया है कि मास मार्केट जाने का, मेट्रोज में काफ़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करने का, और हर जगह रेडिली अवेलेबल होने का, बिकॉज अवेलेबिलिटी इज द इशू, डिमांड अगेन इज नॉट द इशू फॉर अस. ओके, अब थोड़ा रैपिड फायर राउंड करते हैं, एंड इसमें मैं एक शार्क इनका नाम लूंगा, आपका एक्सपीरियंस या क्या लर्निंग रहा है उनके साथ आपको बोलना है. ओके. तो पहले तो आएंगे अमनी. ओके. फनी, स्मार्ट, doesn't take himself too seriously, which I love, and yeah, very on point with business knowledge. दीपिंदर. Very kind, again very smart, very knowledgeable, very intuitive. उनको मुझे लगता है उनमें लोग को समझने की capability जो है ना, that is a gift in him, and yeah, and very humble. एंड अनुपम मित्तल. Anupam, very good business knowledge. He's built a lot of businesses, and yeah, very on point with what he wants, and very focused. विनीता. Vinita is very kind. She is extremely smart with her business knowledge, her segment knowledge, her sector knowledge, and yeah, also very kind. And आपने बाकी उसमें भी देखा होगा कि वो एंटरप्रेन्योर्स को एक फेयर डील देती है हमेशा, और मदद करने की तरफ फोकस्ड रहती हैं. एंड फाइनली नमिता. नमिता काफ़ी कम बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती हैं, बट वो तभी इन्वेस्ट करती हैं जब उनकी एक्सपर्टीज़ होती है. जब उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होती है तो आई एम आउट. तो प्रियशा, थैंक यू कि आपने इतना टाइम दिया एंड अपनी लर्निंग्स एंड इनसाइट शेयर करी, एंड होपफुली सिनेमन किचन और भी ज़्यादा ग्रो करे, आप और भी सिटीज़ में एक्सपैंड करें, एंड ऐसे ही आप टेस्टी बट हेल्दी खाना और लोगों को भी खिलाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक्स फॉर हैविंग मी अर्नब. तो दोस्तों, आई होप ये पॉडकास्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे आप एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इंस्टाग्राम के थ्रू एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी बिल्ड करके एक बढ़िया सा ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, एंड होपफुली इस लर्निंग्स को आप अप्लाई करोगे. पॉडकास्ट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा देना. जल्दी मिलते हैं एक और नए ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर के साथ.